होता है न्यूक्लियर फिजिक्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक एटम का स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये वही पुरानी बात है काफ़ी। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी, हम वहाँ से बिल्डअप करेंगे, ठीक है, और फिर नई बातें आएंगी। सो एक एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और एक दफ़ा डेफिनेशन आई थी, व्हाट इज डिफरेंस बताओ बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियॉन्स। तो इतनी बेसिक सी बात थी, लेकिन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यू शुड जस्ट नीड टू हैव गुड कॉन्सेप्ट और आप उसको अपने तरफ से भी आंसर कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की डेफिनेशन इट्स अ सेंट्रल पार्ट और द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम or the core of an atom, that's nucleus, that contains protons and neutrons. And what are nucleon बोलते हैं anybody who lives inside the nucleus. And who lives inside the nucleus? Two kinds of particles, protons and neutrons. So a proton is a nucleon also, a neutron is a nucleon also. But electron who lives outside the nucleus, he is not a member of nucleus, he is not a nucleon. All right. So what are nucleons? Anybody, subatomic particles who live inside, who reside or who are present inside the nucleus are called nucleons. For example, proton is a nucleon and neutron is also a nucleon. ठीक है. Electron is outside the nucleus. Now, in the orbits ये revolve कर रहा होता है. Okay. Protons are positively charged and electrons are negatively charged. For an atom to be neutral, the number of positives should be equal to number of negatives. Hence, they cancel each other's effect. So an atom can be considered neutral. Right? So एक neutral atom कब होता है? जब उसके पास number of protons positive और number of electrons negative equal quantity में हो. Moving on. Then we have nucleons. क्या होता है? तो ये हमने लिख लिया members of the nucleus. For example, proton and neutron. Now, what's nuclide notation? Nuclide notation, ये आप लोगों को पता होगी, जो नंबर नीचे वाला नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? प्रोटॉन नंबर। ऊपर वाला नंबर कौन सा होता है? न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये प्रोटॉन, इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास क्या बच जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। अग्रीड? आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। सो ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, वी गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये लिख लें साथ साथ, सॉरी, ये लिख लें साथ साथ। नहीं, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सो यू डू नॉट नीड टू राइट। जस्ट हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा बात है लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे नजर नहीं आ रही, तो उसको लिख लो। अदरवाइज आई विल सेंड दिस पीडीएफ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये है अभी तक की स्टोरी। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर। मूविंग ऑन। सो नोट क्या लिखा है? नोट लिखा हुआ है प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि जैसे हर इंसान का एक थंबप्रिंट अलग होता है, हर इंसान का सीएनआईसी नंबर अलग होता है, इसी तरह प्रोटॉन नंबर जो है वो हर एलिमेंट की यूनिक क्वालिटी है। यानी कि अगर प्रोटॉन नंबर चेंज होगा, क्या लिखा हुआ है? इफ द प्रोटॉन नंबर चेंजेस, द नेम ऑफ द एलिमेंट आल्सो चेंज। यानी कि फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैज वन प्रोटॉन। If somebody gives one proton to hydrogen, it becomes helium now. You cannot call it hydrogen anymore. But if somebody gifts hydrogen a neutron or an electron, it still will be called hydrogen. So when will its name change? Its name will change when somebody gifts it a proton or when somebody takes away its proton. यानी कि whenever proton number changes, the name of the element changes. Alright, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, मैं मैसेज करता हूँ। ओके, सही है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। सो आइडेंटिटी कौन होता है एलिमेंट की? प्रोटॉन नंबर उसकी आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट, अब आइसोटोप क्या होता है? सो यहाँ पे मैंने 4 डायग्राम्स बनाई हुई हैं, इनमें से कोई 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जो सेम एलिमेंट हो। सेम एलिमेंट मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? तो इनमें से कौन से 2 ऐसे एलिमेंट है जिनके नाम सेम होंगे? और वो हैं सी एंड डी। कैसे पता चला? सी के पास भी एक प्रोटॉन है, डी के पास भी एक प्रोटॉन है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब सेम एलिमेंट, दे आर द सेम एलिमेंट। और ये कौन है पता है? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका प्रोटॉन नंबर 1। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा इसका? 4।
क्योंकि इसके पास 4 न्यूक्लियॉन्स है। ये हाइड्रोजन 1 एंड न्यूक्लियॉन नंबर क्या है इसका 3 2 5 एंड 6। माइनस करो, इसके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 5 और इनको माइनस कर दो, इसके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 3। ठीक है, so both of them are hydrogen, they are isotopes. So what are isotopes? Same old definition from O levels, same number of protons but different number of neutrons or nucleons. All right, so they are isotopes, मतलब same element. Moving on, any questions so far? Isotopes का सबको पता है, right? Isotopes का हम सबको पता है. Okay, so what is nucleon number? It's the sum of protons and neutrons. सही, न्यूक्लियन की डेफिनेशन और न्यूक्लियन नंबर की डेफिनेशन में फर्क है. न्यूक्लियन तो anybody या a particle that is present inside the nucleus, that's nucleon. Nucleon number is the sum of protons and neutrons. ठीक है, तो न्यूक्लियन नंबर में और न्यूक्लियन की डेफिनेशन अलग अलग. Isotopes, again जो अभी भी बोला है, atoms of the same element having the same number of protons and different number of neutrons. और अगर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियन नंबर भी डिफर करेगा. So I hope at atomic structure is clear to everybody. There was nothing new so far. So far, same old stuff. Okay, radioactive decay या radioactive activity, ये एक स्टार डेफिनेशन है. ठीक है, स्टार डेफिनेशन रेडियोएक्टिव डिके की क्या होती है सुन लें. So radioactive decay बोलते हैं when a nucleus breaks, when a nucleus splits up, and it gives off 3 kinds of radiations which are known as alpha, beta and gamma. This process is called radioactive decay or radioactivity. इसकी स्टार डेफिनेशन में 2 वर्ड्स काम के हैं, इनमें से कोई एक वर्ड बोलने का 1 मार्क होता है और ये बोलने का दूसरा मार्क होता है, अल्फा बीटा एंड गामा. सो क्या आंसर है इसका? द स्पॉन्टेनियस और बोले या एंड बोले, रैंडम एमिशन ऑफ रेडिएशंस such as alpha, beta and gamma from the nucleus of an unstable element. That unstable element is, by the way, called radioactive element. For example, uranium or plutonium. Right? So दुनिया में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रेडियोएक्टिव हैं. एग्जाम्पल लिखना जरूरी है. सॉरी अब्दुल रहमान, एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी है. नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, जो चीज ब्रैकेट में होती है ऑब्वियसली वो जरूरी नहीं. ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन में नहीं है, डेफिनेशन ये है इसकी. ठीक है, रेडियोएक्टिव डीके. अब स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है और रैंडम का क्या मतलब होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा, इसको हम लिख सकते हैं. अगर मैं यहाँ लिख लूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिकॉज ये आप पढ़ लें. इसको हम नीचे कर देते हैं. ओके, स्पॉन्टेनियस और रैंडम दोनों का मतलब जो है इसको पता होना चाहिए. तो यहाँ लिख लेते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस है, अच्छा हमारा जो मतलब है स्पॉन्टेनियस का और इनमें फर्क है. तो मैं लिख लेता हूँ भाई, ये रैंडम का क्या मतलब है और स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है. रैंडम का मतलब है कि जो रेडिएशंस निकल रही है ना, अल्फा बीटा गामा, ये जो डिके हो रहा है, एक्टिविटी जिसको बोलते थे, या काउंट रेट, हर सेकंड में कितनी रेडिएशन निकल रही है, वो कोई फिक्स नहीं है. सही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द रेट ऑफ disintegration, rate of disintegration, यानी कि न्यूक्लियस के ब्रेक होने को डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नॉट कांस्टेंट, या फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशन इन रीडिंग, फ्लक्चुएशन इन काउंट रेट, और क्या बोल सकते हैं, टाइम. सर डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, फिर से बताइए. बता रहा हूँ, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है न्यूक्लियस के टूटना. एक न्यूक्लियस के टूटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेट होना. सही, तो रेट ऑफ रेट का मतलब हर एक सेकंड में. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस के टूटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेट. ऑलराइट, तो हर एक सेकंड में कितने न्यूक्लियस टूटेंगे वो कोई फिक्स चीज नहीं है, वो फ्लक्चुएट करता है. जैसे पॉपकॉर्न जब बन रहे होते हैं घर में, तो एक सेकंड में 2 पॉपकॉर्न निकल गए, कभी 3 निकल गए, कभी 1 निकल गया.
यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। और अगला पॉपकॉर्न किस डायरेक्शन में निकलेगा वो प्रिडिक्ट नहीं करते। इसको बोलते हैं रैंडमनेस। दिस इज रैंडमनेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस का मतलब काफी ऑपोजिट है फ्रॉम व्हाट वी इज यूज दिस वर्ड इन डेली लाइफ। हम नॉर्मली लाइफ में स्पॉन्टेनियस बोलते हैं क्या कि ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्ड करने को, सही विटी रिस्पॉन्ड करने को हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का मतलब कुछ और है, और वो क्या है? रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन, इसको रेट ऑफ डिके भी बोल सकते हैं, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन environmental conditions। क्या मतलब हुआ बता रहा हूँ। environmental conditions such as temperature or pressure। इसका मतलब अगर यूरेनियम लेट से रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हर सेकंड में उसमें से 1000 अल्फा बीटा गामा 1000 रेडिएशंस निकल रही हैं लेट्स सपोज, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं या यूरेनियम को 1000 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं तो रेट ऑफ डिके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करके या टेम्परेचर को चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट्स मेंट बाय बीइंग स्पॉन्टेनियस। द रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट मींस it does not depend on environmental conditions. If you increase temperature of the surrounding, it's not going to increase the rate of decay. That is the meaning of spontaneous। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये दो वर्ड्स थे, रैंडम और स्पॉन्टेनियस। और न्यूक्लियस के टूटने को और अंदर से अल्फा बीटा गामा निकलने को, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। नाउ तो हमें किस किस के बारे में जानना है? अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, कौन होते हैं। सो अल्फा कौन होता है? अल्फा हमने नोटिस किया कि यार जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो एक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो एक कॉम्बिनेशन है वो अक्सर बाहर निकलते हुए देखा है। हमने 3 तरह की बाय द वे चीजें निकलती हुई देखी हैं, अल्फा बीटा और गामा, उसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं देखी। तो जो अल्फा है वो कौन होता था? वो हमने देखा कि यार अक्सर जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक ग्रुप जरूर निकलता है। तो या जरूर या मोस्टली, तो उसको हमने नाम दे दिया अल्फा। क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन्स थे, तो मैंने बताया था प्रोटॉन नंबर जो है वो आइडेंटिटी होती है एलिमेंट की। तो पीरियोडिक टेबल में 2 प्रोटॉन वाला कौन होता है? हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन है 2 प्रोटॉन वाला? हीलियम, राइट। इसका हमने नाम रख लिया अल्फा इज जस्ट लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस को भी अगर आप देखो उसके पास 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। सो अल्फा की डेफिनेशन है इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। व्हाई पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज इट हैज 2 प्रोटॉन्स बट नो इलेक्ट्रॉन। अल्फा में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं था, प्रोटॉन था। So it is a positively charged helium nucleus with 2 protons and 2 neutrons। अब हमें एक न्यूक्लियर इक्वेशन दी हुई है इधर। तो क्या न्यूक्लियर इक्वेशन है? वो है यूरेनियम जब टूटता है, अल्फा डिके करता है, तो एक जिनॉन और एक स्ट्रोंटियम कोई 2 एलिमेंट्स बनाता है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ ये जिनॉन के न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा और स्ट्रोंटियम का प्रोटॉन नंबर क्या होगा। सो इस न्यूक्लियर इक्वेशन में या न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो भी कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब राइट हैंड साइड पे जितना न्यूक्लियॉन नंबर का सम है वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूक्लियॉन नंबर के इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व्ड है, ना तो उसमें इजाफा होगा ना तो कमी आएगी। सिमिलरली प्रोटॉन नंबर्स भी कंजर्व रहते हैं, यानी कि ये 92 है तो ये 2 + 50 + b शुड आल्सो बी इक्वल टू 92। सो इसको यूज करके हम बहुत आसानी से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ शो किया। सो अगर मैं न्यूक्लियॉन नंबर को बैलेंस करूं तो 235 शुड बी इक्वल टू 4 प्लस not important, the process is important। Similarly, if we balance the proton numbers, so 92 is equals to 2 + 50 + b. From here I can find out b। Clear? So very easy so far। अल्फा क्या होता है? यू शुड हैव ऑलरेडी नोन, पहले से पढ़ के आए मैं, यहाँ रिकैप कर लिया। अल्फा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, जो हमने अक्सर न्यूक्लियस जब भी टूटा उसके उससे निकलते हुए देखा है इसको। जब ये अल्फा निकलता है तो प्रोटॉन नंबर में 2 की कमी आती है और न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4।
अच्छा बीटा थोड़ा सा डिफरेंट है एएस में, बिकॉज बीटा पहले सिर्फ एक होता था, अब ये बीटा दो तरह के होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं एंटी पार्टिकल्स। नाउ दिस इज अ न्यू टर्म फॉर अस। एंटी पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में क्या बात याद रखनी है, प्लीज इसको मेमोराइज कर लो। सेम चार्ज, सेम मास, सॉरी ऑपोजिट चार्ज। वो पार्टिकल्स जिनका मास सेम हो और चार्ज ऑपोजिट हो, आप याद रख लें, वो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो बीटा नेगेटिव यूज्ड टू बी लाइक इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड उसका बिल्कुल एक एंटी पार्टिकल है, वो है बीटा पॉजिटिव, जिसका मास बिल्कुल वही होता है। अगर आपको याद हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम्स। ये कहाँ गिवन होता है? ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। इसी तरह मास ऑफ बीटा पॉजिटिव, जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो 9.11 माइनस 31 किलोग्राम्स। लेकिन अगर चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू बी माइनस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। Again, this is given in question paper. But you know, charge of a positron, which is this beta positive, is positive 1.6 minus 19. That means a beta positive, which is इसका दूसरा नाम है positron, it is exactly identical to beta negative, उसका दूसरा नाम है electron, but identical in terms of mass, but opposite, exactly opposite in terms of charge. अगर इसका चार्ज -1 e है, e की टर्म्स में लिखूं तो इसका चार्ज +1 e है। कूलम्स में लिखूं तो इसका चार्ज 1 - 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स होता है एक बीटा नेगेटिव का, और बीटा पॉजिटिव का इतना होता है। बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज, माइनस ये प्लस। ऑलराइट, सो दे आर कॉल्ड एंटी पार्टिकल्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सर एंटी पार्टिकल एंटी मैटर के कह लो एक तरह से, एंटी मैटर वैसे थोड़ी अलग चीज है, सही है। सभी आप एंटी पार्टिकल्स को, अभी हम हमारे सिलेबस में हमें एंटी मैटर के का वर्ड नहीं यूज करना, जस्ट एंटी पार्टिकल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब बीटा नेगेटिव हमारे सिलेबस में था पहले भी, तो आए जरा उसका रिकैप कर लेते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता हूँ कि देखो, ये एक न्यूक्लियस था, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, कहाँ है यहाँ पे बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ पर है? ऑर्बिट में, शेल में, न्यूक्लियस के बाहर है। रेडियो एक्टिव डिके में तो न्यूक्लियस टूटा है और उसके अंदर से अल्फा निकलता है, बीटा भी निकलता है और गैमा भी निकलता है, राइट। सो बीटा जो कि एक बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की शक्ल का है, मास भी इलेक्ट्रॉन जैसा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन, एवरीथिंग सेम, इसलिए बीटा की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, काफी स्पीड से मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हुए हमने इसको देखा है। मसला ये है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज इट डूइंग इनसाइड द न्यूक्लियस? Wasn't electron supposed to be outside the nucleus in the shells? Then how come it was inside the nucleus? That's the question. जी भाई, who knows the answer? सर न्यूट्रॉन ब्रेक होता है। बिल्कुल। So ये जो इलेक्ट्रॉन था, where was it hiding all this while? Electron was basically hiding inside the neutron. Now, why is neutron neutral if somebody asks us? Why is neutron neutral? Because इस neutron के अंदर, ये देखो, इस neutron के अंदर there is a proton and an electron. This is one way of understanding it. ठीक है? This is one way of saying it. ये बात की कहानी है, ऐसा एक्चुअल में क्या हो रहा होता है वो एक अलग कहानी है। हमारे 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 लेवल तक क्या पढ़ना है कि you can think of it as a neutron in itself contains a proton and an electron. And when beta negative decay occurs, this neutron splits up and this electron comes out, which was inside that neutron. All right. And what remains inside, तो देखो ये दो प्रोटॉन as it is, ये दो न्यूट्रॉन as it is, और ये जो पहले एक न्यूट्रॉन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। इसका मतलब प्रोटॉन नंबर शुड इंक्रीज बाय 1। सी, पहले दो प्रोटॉन्स थे,
अब 3 प्रोटॉन्स हो गए, द प्रोटॉन नंबर हैज इंक्रीज्ड, बट न्यूक्लियॉन नंबर्स पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि देखो पहले भी 5 न्यूक्लियॉन्स थे, अभी भी 5 न्यूक्लियॉन्स। सो दिस इज बीटा नेगेटिव डीके। इसको जरा गौर से सुन लो। अभी ये यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा जी। इसको जरा डाइजेस्ट सारी करें। चीजें यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट। यस अब्दुल रहमान, क्वेश्चन ये है कि ये जो, अच्छा तुम्हारी आवाज अटक रही है, क्या मेरी भी आवाज यूं ही बीच में ड्रॉप हो रही है या मेरी सही आ रही है? नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है। मैं बोल अच्छा, रहा हूँ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो मैं बता रहा हूँ। देखो जब बीटा नेगेटिव, जब हमें पता चला कि यार ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वो न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, तो हमने जब इसको गौर से देखा तो हमें पता चला कि यार ये जो न्यूट्रॉन है ये टूटा। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल क्यों होता था, याद है? ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, याद है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल इसलिए होता था क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन छुपे हुए होते थे। और जब ये इलेक्ट्रॉन हमने बाहर आता हुआ देखा था तो हमें पता चला कि अच्छा ये न्यूट्रॉन टूटा इन दोनों में, ये बाहर आ गया और ये अंदर स्टक हो गया। समझ में आई ये बात? जी, ये देखो, ये जो न्यूट्रॉन था ये कन्वर्ट हो गया इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बाहर निकल गया, शूट हो गया, बाहर बाहर शूट हो गया। और वो बीटा अच्छा। नेगेटिव तो हमें देख, सॉरी, जैसे न्यूट्रॉन को बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन दो पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है। तो फिर ये थ्योरी गलत हो सकती है कि फिर इलेक्ट्रॉन फिर रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव प्रोटॉन से कैसे, हम्म फिर इसमें कंफ्यूजन हो रही है। जो किसमें ऑर्बिटल्स कंफ्यूजन की हो? होती हैं मूवमेंट, वापिस से बोलो जो अब्दुल ऑर्बिटल्स की रहमान, क्या मूवमेंट्स बोल? होती हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो तो पॉजिटिव, वो तो प्रोटॉन्स की वजह से कर रहा है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, देखो ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ओवरऑल न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो ये कर रहा है। इट इज अभी एएस के सिलेबस पे नहीं है ये बात, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनको जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है वो ओवरऑल न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है अब तुम्हारा, जरा और बताओ। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है, बस ठीक है। ओके, अच्छा मूविंग ऑन। अब अब ये है कि यानी कि अब हम मेमोराइज कर सकते हैं। क्या मेमोराइज कर सकते हैं? जब भी बीटा नेगेटिव डिके होगा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1। तो एक दफा क्वेश्चन आया था, क्या ये दोनों आइसोटोप्स कहलाएंगे? 2 मार्क का क्वेश्चन। आप बोलेंगे नो, क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, y हैज मोर 1 मोर प्रोटॉन देन x। ठीक है, आई होप बीटा नेगेटिव डिके समझ में आ गया। यहाँ पे एक और पार्टिकल भी निकलता है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो कैसे पता ठीक है। चला वो निकलता है वो भी बात थोड़ी देर के बाद बताऊं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलता है। अच्छा अब देखो, बीटा पॉजिटिव डिके भी बिल्कुल बीटा नेगेटिव डिके की सिमिलर है। ये ओ लेवल में नहीं था, एएस में, इसको सुन लो। सो इट इज अ फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन। Now, positron is an antiparticle of electron. Now you know what's an antiparticle. I've already mentioned. Same mass but opposite charge. और यहाँ पे सब कुछ ये mentioned है जो अभी मैंने explain किया। अब positron कहाँ छुपा, ये positron बीटा पॉजिटिव कहाँ छुपा हुआ होता है वो सुनो। ठीक है, तो हंसना नहीं, ठीक है? क्योंकि अब आप बोलेंगे सर ये तो हमें मिलके बना रहे हैं सब, तो समझ जाओगे आपको मिलके बना रहे हैं, अभी कोई मसला नहीं। जब आगे फर्दर स्टडी करोगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, तो पता चलेगा ये असली में क्या कहानियां चल रही हैं। अभी समझ लो, आपको बहुत इजी एक्सप्लेनेशन दी हुई है आपके सिलेबस में, आसान किया हुआ है आपके लिए। और वो क्या किया हुआ है देखो, वो मैंने सेम एलिमेंट बनाया है एक्स, 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन वाला। तो इस दफा मैंने ये वाले प्रोटॉन को ये शो किया। तो आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है
और एक पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन इज वेरी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये ई कौन है, ये है पॉजिट्रॉन, जिसका मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन के मास इतना। ये कौन है, न्यूट्रॉन, और ये कौन है, प्रोटॉन। सो प्रोटॉन स्प्लिट्स अप, यानी अब आप यूं कह सकते हैं प्रोटॉन दो पार्टिकल से मिलके बना है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के। और जब ये बीटा पॉजिटिव निकलता है तो पहले न्यूट्रॉन टूटा था ना, अब प्रोटॉन टूट रहा है, और प्रोटॉन टूट रहा है, उसके अंदर से पॉजिट्रॉन बाहर शूट कर गया, अंदर कौन स्टक हो गया, उसकी जगह पे न्यूट्रॉन बच गया। सो अभी देखो ये 3 न्यूट्रॉन्स एज इट इज, ये प्रोटॉन एज इट इज, और ये प्रोटॉन हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना जरा गौर से। ये प्रोटॉन एज इट इज, ये 3 न्यूट्रॉन्स एज इट इज, और ये जो पहले एक प्रोटॉन था, अर्लियर इट वाज अ प्रोटॉन, it now splits up into an positron and a neutron. Positron goes out, shoots, which we call beta positive, and neutron remains inside. Now, if you count the number of protons, earlier there were 2 protons, now there are only 1 proton. इसका मतलब proton number decreases by 1. And this is the उसमें से proton in इलेक्ट्रॉन nucleus. निकल क्यों रहा है? पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसका चार्ज +1 क्यों है, बिकॉज अगर आप इसको बैलेंस करें 1 + 1 मेक्स 2, 5 + 0 मेक्स 5। उससे पहले उसका चार्ज -1 एंड 0 क्यों था, बिकॉज 3 - 1 मेक्स 2। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमें पता चला कि ये प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर इसके ये होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक एलिमेंट निकलता है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊं। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशंस क्या होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इनका कोई चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज, एंड सिंस दे सर एक हैव सवाल नो, है मेरा। हाँ एक सेकंड में जरा एक बात कंप्लीट कर लूं। सिंस दे हैव नो चार्ज, देयरफॉर इसको हम कहीं लिख लेते हैं, सिंस दे हैव नो चार्ज दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन एनी फील्ड। ठीक है, सेकंड, ऑलराइट, सिंस दे हैव नो चार्ज, एक सेकंड, hence एक सेकंड, they have no charge, hence they stay undeviated। ये वो पुरानी नॉलेज है, they stay undeviated in electric and magnetic field। अल्फा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, और बीटा नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो भी उनको फोर्स फील होती थी, बट गैमा डज नॉट डिफ्लेक्ट। जी अब्दुल रहमान, नाउ यू आस्क, पूछ लो। जी सर, मैं ये पूछ रहा था जो एंटी बीटा है, हम उसको एंटी मैटर की तरह डील करेंगे? बेटा मैंने आपको क्या बोला अब्दुल रहमान, एंटी मैटर का वर्ड अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सो इसको अभी हमसे बाहर रहता। ठीक है, सिर्फ आप एंटी पार्टिकल का वर्ड याद रखो। ठीक है, अच्छा, मतलब हम इसको अभी तक सिर्फ नेगेटिव साइन कर रहे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन बस। क्या, हाँ, यानी आप ये समझ लो, बस चार्ज ऑपोजिट होता है, सेम मास होता है। ठीक है, उन पार्टिकल्स को एक दूसरे के एंटी पार्टिकल बोलते हैं, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, चलो, अच्छा जी, तो ये था। अच्छा, अब यहाँ से कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे, उनका एक काम करते हैं, हम यहाँ नाम लिख लेते हैं और ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे पता चला ये निकल रहे होंगे, और फिर हम आगे देखेंगे ये कौन होते हैं। सही, तो यहाँ पे देयर इज समथिंग दैट इज आल्सो एमिटेड, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो।
तो जब भी बीटा पॉजिटिव डिके होता है एक और पार्टिकल निकलता है, उसका क्या नाम है? न्यूट्रिनो। और जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो एक और पार्टिकल जो मैंने कहा था निकलता है, उसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। और ऐसा कैसे पता चला कि ये निकलता है? इसकी एग्जाम्पल सुनो, एक सेकेंड जी। एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल ये है कि देखो, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल ये देता हूँ इसकी, बहुत कॉमन, कि ये एक कोई चाइना पटाखा है, ठीक है? कोई भी एनी बॉम्ब, एंड लेट्स से इट explodes. It explodes and into two fragments, only two fragments. What is the total momentum of both the fragments before explosion? 0 plus 0. Why? Because इस fragment की भी speed 0 है before explosion, इस fragment की भी speed 0 है, hence इसका momentum भी क्या होगा? 0. So the total momentum before the explosion is 0. Agreed? Hence the total momentum after the explosion must also be 0, right? Reason? Law of conservation of momentum. Agree? Law of conservation of momentum. तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इसका मतलब ये जो दोनों फ्रेगमेंट्स निकलने चाहिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलने चाहिए, और अगर ये 15 न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम से निकल रहा है तो ये -15 न्यूटन सेकेंड के मोमेंटम से निकलना चाहिए। क्या रीजन है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का विद इक्वल मैग्नीट्यूड, सो दैट दे परफेक्टली कैंसिल ईच अदर, एंड सो दैट द टोटल मोमेंटम आफ्टर मस्ट आल्सो बी 0। एक -15 तो एक +15, इट शुड आल्सो बी 0। डज इट मेक सेंस और नॉट? ये पहले बताएं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप ऊपर से थोड़ा सा बताएं कि इसमें से क्या क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रॉन और मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रॉन नहीं, ये एंटी न्यूट्रिनो है, और बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो निकलता है बगैर बार वाला, ठीक है? और ये होते क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन नंबर 0 होता है। और ये पता कैसे चला कि ये निकलते हैं, मैं अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसे पता चला कि ये निकलते होंगे? तो ऐसे पता चला कि मैं ये इसका एग्जांपल दे रहा था कि यार लेट्स से कहीं एक एक्सप्लोजन होता है, तो ये दोनों फ्रेगमेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम से जा रहे होते हैं। क्या रीजन है? अगर एक्सप्लोजन से पहले टोटल मोमेंटम 0 है तो एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट? तो वो जब भी हो सकता है जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम से जाए। इस केस में जब बीटा नेगेटिव डिके हुआ था तो हमने क्या नोटिस किया था कि ये एक्स किस में कन्वर्ट हुआ था? इन दोनों में कन्वर्ट हुआ था, राइट? सो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं थी। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट, तो हमें शक हुआ कि इसका मतलब कोई और भी पार्टिकल है। व्हाई? बिकॉज अगर सिर्फ ये दोनों ही होते, ये नहीं होता, सोचो ये दोनों ही निकलते, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सेटिस्फाई करने के लिए दे शुड हैव कम आउट विद इक्वल मोमेंटम एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि वो ऑपोजिट, लेट्स से ये बीटा यहाँ गया, तो ये जो एक्स था ये वो वाई में कन्वर्ट होकर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया, बल्कि कुछ ऐसे चला गया। जैसे ये बात समझ में आई कि इसका मतलब कोई और फ्रेगमेंट भी निकला होगा, कोई और चीज भी निकली होगी। वहां से डिस्कवरी हुई थी कि यार ये कोई एक और पार्टिकल निकला है, इसका नाम उन्होंने रखा न्यूट्रिनो। जैसे कि ये है एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पॉजिटिव निकला था तो उसको नाम रखा था न्यूट्रिनो, ठीक है? आई नो इट्स अ वेरी न्यू थिंग which was not discussed in O level, डायरेक्शन कैसे चली? but sorry, उसकी डायरेक्शन पता कैसे चली कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं थी? अब ये उसके लिए उसके इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए थे, जैसे कि क्लाउड चेम्बर यूज होता है, इस तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिससे ये पता चल रहा था कि यार ये दोनों फ्रेगमेंट्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, सॉरी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। वो कैसे पता चली भाई? ये तो मैं आपको बहुत बहुत सही सरफेस की बातें बता रहा हूँ कि ये कैसे यूज हुआ था, वो भी
इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से हमें बता सकते हैं कि कितने मोमेंटम से जा रहे हैं, कितनी एनर्जी से जा रहे हैं। हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो y निकला वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकला था, जो बीटा निकला वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से। वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट दोस देम एज वेल, बट इट्स नॉट आवर कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम कि हाउ वर दोस डन। ठीक है, तो अभी तो हमें बस ये जानना है कि ये और वो भी जानना नहीं है हमारे सिलेबस में। एक बात बता रहा हूँ कि कैसे आइडिया हुआ था कि एंटी न्यूट्रिनो भी निकला होगा। ऐसे आइडिया हुआ कि जैसे आप कोई गन को फायर करो तो उसके अंदर से जो बुलेट निकलती है, तो जब बुलेट फॉरवर्ड जाती है तो गन रिकॉइल करती है कि नहीं करती? क्या रीजन है कि गन रिकॉइल करती है? व्हाई गन रिकॉइल्स? बिकॉज फायर करने से पहले बुलेट का और गन का मोमेंटम जीरो था, तो टोटल मोमेंटम कितना हुआ? जीरो। तो फायर करने के बाद भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब बुलेट फॉरवर्ड जाए और कॉइल और जो गन है वो रिकॉइल करे एग्जैक्ट बैकवर्ड्स, और दोनों के इक्वल मोमेंटम्स हो, तो जाके वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हेंस टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर भी जीरो होगा। समझ में आ रही बात? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर वर मेथड्स टू फाइंड आउट कि there must be another particle that came up. Now none of this is in our syllabus. What is in our syllabus? वो ये है, ये नहीं है कि बताओ कैसे पता चला था कि एंटी न्यूट्रिनो निकला हो। हाँ, एक बात है वो मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब भी बीटा नेगेटिव डिके होता है उसके साथ एक भाई और निकलते हैं। क्या नाम है उन भाई का? उनका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। और जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है उसके साथ जो भाई निकलते हैं उनका क्या नाम है? न्यूट्रिनो। इसका नाम न्यूट्रिनो क्यों है, किसने रखा था, कौन से ईयर में रखा था, कैसे निकाला था, वो हमें नहीं जानना था। ठीक हो की बात? एक तो ये बात बता दें कि यार मोमेंटम के थ्रू एक तो अंदाजा लग गया था। दूसरा ऐसे पता चला कि देखो जो रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी है और जो प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इक्वल, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई होना चाहिए। तो हमें पता चला कि यार जो इन दोनों की सम ऑफ एनर्जीज हैं वो रिएक्टेंट साइड की एनर्जीज और मास के, एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप, उसके बराबर नहीं थी। देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब हमें पता चला कि यार देयर मस्ट बी सम अनदर पार्टिकल विद सम मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी भी काइनेटिक एनर्जी को अकाउंट में ले, अब इन तीनों की कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी बराबर है रिएक्टेंट साइड की एनर्जी के, राइट? तो एक और क्वेश्चन ये आता है अक्सर, क्या क्वेश्चन आता है बताओ, कि इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी इस रिएक्टेंट साइड की एनर्जी के बराबर क्यों नहीं है? तो आप बोलते हैं देयर इज अनदर पार्टिकल दैट कम्स आउट व्हिच इज कॉल्ड न्यूट्रिनो and it also has some kinetic energy. Now if you take that into account and then take the sum of these three, इनकी जो combined kinetic energy है वो reactant side की energy के बराबर है। सही? आपने कहा कि उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते नहीं है इसमें न्यूट्रिनो में, बिल्कुल। तो इसका मास कैसे एग्जिस्ट करता है फिर? बेटा इसका मास होता है, इसको हम पता लगा सकते हैं। अगेन इट्स नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। इसका मास नहीं होता, लेकिन इसकी एनर्जी होती है, उसके लिए हम पता लगा सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में देयर आर मेथड्स टू फाइंड इसकी भी एनर्जी। इसी तरह देयर आर मेथड्स टू फाइंड इवन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम वर्ल्ड में देयर आर मेथड्स टू फाइंड एनर्जीज ऑफ दिस आल्सो। ठीक है? और ये जो अच्छा सर, हम मास लिखते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट मासेस होते हैं। ये अप्रोक्सीमेट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का भी जो हम मास लिखते हैं वो यहाँ पे क्या लिखते हैं? जीरो। इट्स नॉट एक्चुअली जीरो। इसी तरह ये जो कार्बन का 12 लिखते हैं ये अप्रोक्सीमेट होता है, कार्बन का भी 12 नहीं होता। व्हेन यू कम इन A2 यू विल फाइंड आउट 12.000 समथिंग। तो ये अप्रोक्सीमेट मासेस होते हैं। ठीक है? दे हैव समथिंग विद देम। अच्छा सर, अब यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है वो सिर्फ जी मोमेंटम के लॉ को कन्वर्ट करने के लिए है, वरना इसमें बैलेंसिंग का कुछ भी नहीं है। ये न्यूट्रिनो यहाँ पे कुछ नहीं कर हाँ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इक्वेशन में आप समझ लो हमारे स्कोप में, जो हमारे सिलेबस में है, उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। बट इफ यू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, अ लॉट ऑफ अच्छा, फिर डेप्थ, जब नॉट। हाँ प्रैक्टिकल बोलो। प्रैक्टिकल डिके में हम न्यूट्रिनो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये भी निकल रहा है। हाँ लेकिन वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट सी इट। देयर आर मेथड्स टू फाइंड के न्यूट्रिनो भी निकल रहा है। ठीक है? देयर आर मेथड्स टू फाइंड न्यूट्रिनो भी निकल रहा है, लेकिन
वी कैन नॉट सी इट डायरेक्टली कि भाई न्यूट्रिनो निकलते हुए देखा नहीं था शुरू में, उसको अंदाजा कैसे लगाया था वो मैंने आपको उसका एक थोड़ा सा हिंट दिया, ठीक है। हमें हमारे सिलेबस में मेमोराइज करना है कि यार जब बीटा नेगेटिव डिके होता है उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा पॉजिटिव डिके होता है उसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। हाँ, प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर में इसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम व्हाट वी नो। रियल में क्या चल रहा है वो मैंने आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दिया। ये कोई एग्जैक्ट 5 नहीं होता, 5 पॉइंट समथिंग, ये कोई एग्जैक्ट 0 नहीं होता। अगर ये 0 होता, जैसे दानियाल का क्वेश्चन था, दानियाल अगर ये 0 होता, सोचो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ 0 लिखते हैं ना। हाँ दानियाल, आवाज आ रही है? जी जी सर। हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ मास नंबर क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का बेटा? 0 लिखते हैं ना। लेकिन आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। इट्स नॉट एक्चुअल फिगर, इट्स अप्रॉक्सीमेट, क्लोज, ठीक है। सो हमारे स्कोप में बहुत सरफेस वाली बातें हैं, ऊपर ऊपर की बात है, ठीक है। हम पहले उनको डिस्कस कर लें, देन वी कैन गो इनटू डिटेल। ऑलराइट, चलो। सो उसके बाद है एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे ओ लेवल्स में भी था यहाँ पे। लेकिन उसकी कंक्लूजन्स हमें बहुत बहुत एहतियात के साथ लिखनी है, क्योंकि हम वहाँ पे तो मर्ज करके लिख लेते थे, यहाँ पे एक दूसरे का कंक्लूजन मर्ज करके नहीं लिखना है, ठीक है। और वो क्या है वो जरा सुन लें। लेट्स से हमने क्या किया था, हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड के एटम्स पे फायर किया था। क्यों गोल्ड के एटम सेलेक्ट किए थे? अगेन वी डू नॉट नीड टू नो। समझ लें आपने कुछ एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए और इससे हमारे पास डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। सो हमें बाद में पता चला था कि न्यूक्लियस कुछ पॉजिटिवली चार्ज चीज होती है। सो हमने क्या नोटिस किया वो हमें याद रखना, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी और उनकी कंक्लूजन क्या थी। सो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑब्जर्वेशन और यहाँ लिख रहा हूँ उसकी कंक्लूजन। सो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passed through the atom undeviated or through small angles or deviated, ये दोनों पॉइंट एक ही माने जाते हैं, और deviated through by small angles। क्या मतलब? ये देखो, जो स्मॉल एंगल्स वाले हैं वो ये हैं, यहाँ शुरू में स्ट्रेट बनानी है और उसके बाद तो कुछ अल्फा आए थे वो स्मॉल एंगल्स पे डेविएट कर गए। इसी तरह एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। Okay. So most of the alpha particles pass through undeviated or were deflected through small angles। इससे conclusion ये निकला कि the atom or the nucleus is very small as compared to the size of atom। न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू दी साइज ऑफ एटम। सही, इससे स्ट्रेट अवे हमारा ये कंक्लूजन है कि ज्यादातर अल्फा कुछ किसी से कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ या स्मॉल एंगल्स पे डेविएट गए। मतलब ये कि ज्यादातर जगह खाली पड़ी हुई है, और यूं भी बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। और जो दूसरी कंक्लूजन है इसकी, और जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? फ्यू या वेरी फ्यू अल्फा वर डेविएटेड एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि ये वो थे जो टकरा के वापस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए।
रिफ्लेक्ट के वर्ड को बोलने का आसान तरीका है या एक और तरीका है एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। और इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो एट न्यूक्लियस है, देखो आप किसी हैवी चीज से टकराते हो सो यू गेट रिफ्लेक्ट। न्यूक्लियस इज वेरी मैसिव and that it is positively charged. So ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये उनके कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, ये अगेन ये लास्ट ईयर के ही हैं इसका, लेकिन बस आपको ये करना है कि यू कैन नॉट मिक्स अप इस ये ऑब्जर्वेशन की ये कंक्लूजन नहीं डाल सकते, ये ऑब्जर्वेशन की ये कंक्लूजन, इस ऑब्जर्वेशन की ये कंक्लूजन। ठीक है, तो ज्यादातर अल्फा स्ट्रेट अवे चले गए, मतलब ज्यादातर जगह खाली पड़ी हुई है, या फिर जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, और कुछ अल्फा टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए। उससे ये बात समझ में आई यार, रिफ्लेक्ट मतलब एंगल्स ग्रेटर देन 90 पे डेविएट हो गए, इसका मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और सारे का सारा मास उसके सेंटर में। इट इज वेरी मैसिव, वेरी सर मैसिव ये कौन बोल सा दो, एलिमेंट है? इट इज वेरी डेंस बोल दो, एक ही बात है। क्या ये कौन सा एलिमेंट है जिसमें से बेटा, ये खाली जा रहा है? एलिमेंट वैसे तो ये गोल्ड का एलिमेंट था, लेकिन अगेन इसको जानने की जरूरत नहीं है कौन सा एलिमेंट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आई बी। ओके, अच्छा जी, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल्स में के लिए मैं यहाँ पे दूसरी एक पीडीएफ खोल रहा हूँ और उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और वो है ये। अब देखो, जब से साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवरीज कर रहे हैं, दे आर आफ्टर वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? वो ये है कि व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट मेक्स अप एवरीथिंग। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉपर का जैसे पीस लिया, उसको छोटा करते गए द स्मॉलेस्ट थिंग दैट गॉट दे गॉट दैट वाज अनब्रेकेबल, दे कॉल्ड इट एटम। राइट, ये पता है ना सबको थोड़ी एटम की हिस्ट्री। और एटम एक ग्रीक या कोई जबान का वर्ड है जिसका मतलब भी यही है, अनब्रेकेबल, या इससे ज्यादा जो ब्रेक ना किया जा सके फर्दर। लेकिन लेटर ऑन दे फाउंड आउट नो, एटम इज नॉट द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। यार ये जरा अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज जी। So later on they found out कि यार atom is not the most fundamental particle, बल्कि यानी अच्छा fundamental उसको बोलते हैं that can't be further broken down. So atom is not the most fundamental particle, बल्कि atom भी break किया जा सकता है। atom के अंदर भी कौन होते हैं? protons होते हैं, neutrons होते हैं और electrons होते हैं। सही है, उनको ये पता चला। फिर उन्होंने क्या कोशिश की, उन्होंने क्या कि यार अच्छा सही है, अब इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने कहा ओके, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इसलिए मैंने देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा है फंडामेंटल की कैटेगरी में। लेकिन प्रोटॉन को वो तोड़ पाए, दे कुड ब्रेक अप प्रोटॉन्स। और जब उन्होंने प्रोटॉन को ब्रेक किया तो उनके अंदर से क्या निकले? क्वार्ट्स निकले। सही। सो क्या समरी क्या है? when they were trying to break up stuff, earlier they thought atom is the most fundamental particle, then they found out no, atom can further be broken down into electrons, protons and neutrons, and they thought that these three are fundamental particles. But later on उन्होंने और रिवाइज किया इसको और डिस्कवरीज की, तो पता चला प्रोटॉन कैन बी ब्रोकन डाउन, न्यूट्रॉन कैन बी ब्रोकन डाउन। प्रोटॉन किस चीज से मिलके बने? समथिंग दैट वी कॉल क्वार्क्स। न्यूट्रॉन भी किससे मिलके बने? समथिंग दैट वी कॉल क्वार्क्स।
फिर सर उन्होंने प्रोटॉन क्वार्ट्ज, तो जी बोले। प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना है ना। हाँ, प्रोटॉन किससे बना है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं ब्रेक हो सकते, लेकिन प्रोटॉन ब्रेक हो सकता है ना। अच्छा अब्दुल रहमान, मैंने क्या बोला था कि ये एक इजी वे है अंडरस्टैंड करने का कि प्रोटॉन मिला बना है न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन से, और न्यूट्रॉन बना है एक किससे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से। ये एक इजी वे है समझने के लिए, इन अ वे इट्स वन वे ऑफ सेइंग इट, बट एक्चुअल में प्रोटॉन भी कॉर्क मिल से मिलके बनते हैं। और अभी जब आगे मैं थोड़ा आऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात की थी हमने, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, उसका क्या मतलब होता है, यू विल फाइंड। ठीक है, सो अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स में आप उस बात को भूल जाओ और इस बात को याद रखो कि प्रोटॉन 3 कॉर्क से मिलके बनता है और न्यूट्रॉन भी 3 कॉर्क से मिलके बनता है। ठीक है, और कॉर्क्स को जब तोड़ने की कोशिश की तो वो फर्दर ब्रेक नहीं हुए, तो कॉर्क्स फंडामेंटल पार्टिकल कहलाए। सही है, तो व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल? अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। व्हाट्स अ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल? अ पार्टिकल दैट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन, कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन। सो इसकी एक एग्जाम्पल, तो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं हेड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? हेड्रॉन्स, हेवी पार्टिकल्स। और फंडामेंटल को बोलते हैं हम लोग, उसकी भी 2 कैटेगरीज बन गई। एक है जिनको हम बोलते हैं लेप्टॉन्स, एक है जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। लेप्टॉन्स कौन है? इलेक्ट्रॉन इज अ क्लास, अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज लेप्टॉन। सो लेप्टॉन की 4 एग्जांपल्स हैं, इनको हमें मेमोराइज करना है। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन या बीटा नेगेटिव, पॉजिट्रॉन यानी कि बीटा पॉजिटिव, न्यूट्रिनो वो कब निकलता था याद है? बीटा पॉजिटिव डिके में निकलता है, और एंटी न्यूट्रिनो जो कि बीटा नेगेटिव डिके में निकलता है। ये चारों लेप्टॉन्स हैं जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल की अम्ब्रेला में आते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल की दूसरी कैटेगरी कौन है? क्वार्ट्स। और क्वार्ट्स की 6 कैटेगरीज हैं या 6 फ्लेवर्स हैं, 6 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क। तीनों का चार्ज सेम होता है। और 3 कैटेगरीज कौन, और बाकी 3 कौन है? ये 3। यहाँ तक बात क्लियर है? सो दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल क्वार्क्स। एंटी अप क्वार्क कौन होता होगा? अगर अप क्वार्क होता है +2/3e, तो एंटी अप क्वार्क होगा -2/3e, ऑपोजिट चार्ज। अगर डाउन क्वार्क होता है -1/3e, एंटी डाउन क्वार्क होगा +1/3। सही, तो इस तरह एंटी क्वार्क्स भी होते हैं, जिस तरह क्वार्क्स होते हैं उस तरह एंटी क्वार्क्स भी होते हैं जिनका चार्ज ऑपोजिट होता है। देखो इस टेबल के बारे में कोई मुश्किल सवाल नहीं बनते, इनको आपको बस मुश्किल ये है कि इनको मेमोराइज करना, और आपसे स्ट्रेट अवे इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जरा पेशेंटली इसको मेमोराइज करना, और फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, यू विल फाइंड आउट कि हाँ यार ये कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स ऑल इजी। फॉर एग्जांपल यहाँ बोला है सर्कल करो जो लेप्टॉन्स है। अब बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रिनो लेप्टॉन है, कहाँ से पता चला? चार्ट मेमोराइज किया, बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रिनो लेप्टॉन है। हेड्रॉन कौन है? वो जो खुद किसी और से मिलके बने, जैसे कि जो दूसरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके बने, वो हेड्रॉन्स है। सही, अल्फा एक हेड्रॉन है। क्यों अल्फा हेड्रॉन है? क्योंकि वो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। आई होप ये बात क्लियर। ठीक है, तो मैंने ये वाला फंडामेंटल वाला पार्ट बता दिया, तो ये बात सुन लो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल जो है हम कल जो है ना लैब, हम एक 1 आवर लैब करेंगे, और 1 आवर जो है वो करेंगे थ्योरी। तो पहला 1 आवर जो है वो हम लैब में होंगे, सेकेंड 1 आवर जो है वो हम थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आखिरी पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का, इसको जल्दी से देख लो, कल इसका थोड़ा सा रिकैप करवा दूंगा ऑन कैंपस। अच्छा सर, और ये इसके नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स ये सारे याद करने पड़ेंगे? फंडामेंटल बिल्कुल कौन से, नॉन फंडामेंटल कौन से, इनकी इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल, वैल्यू भी? हाँ ये भी एग्जैक्टली, ये इनका चार्ज भी याद करना। ये चार्ट आपको पूरा रट्टा लगाना है, पूरा अच्छा मेमोराइज सर, करना और यहाँ पे एंटी अप काट और एंटी डाउन, ये क्या है है। फिर? ये मैं बता रहा हूँ ना, देखो एंटी पार्टिकल का बताया था जिसका चार्ज ऑपोजिट हो, बताया था। हाँ। तो अगर अप कॉर्ड +2/3 होता है
तो एंटी अप कॉर्ड क्या होगा? -2 अपॉन 3, सही। अगर डाउन अच्छा, तो कॉर्ड ये सब जो -1 अपॉन 3 होता है तो एंटी डाउन कौन होगा? +1 अपॉन 3, सही है। सही, तो फिर ओके, चार्म वाला भी नेगेटिव में हो सकता है और बिल्कुल एंटी इसी भी। तरह एंटी चार्म भी होगा। हाँ, तो 3 के सेम होते हैं और इन 3 के सेम होते हैं। इसका यूं भी याद रख सकते हैं, यूसीटी सेम होता है, यूसीटी अप चार्म टॉप, और बाकी 3 से। और ये देखो अब भी एक पॉजिटिव ट्रेट है, टॉप होना भी एक पॉजिटिव ट्रेट है कि नहीं? मैं कहता हूँ यार आपका टॉप रिजल्ट आएगा, एक पॉजिटिव क्वालिटी। अब पॉजिटिव क्वालिटी, चार्मफुल होना पॉजिटिव क्वालिटी, इन सब के पॉजिटिव चार्जेस होते अच्छा सर, हैं। और ये जो डाउन एक, ये लिखा हुआ है बोलिए, -1/3 इलेक्ट्रॉन, ये इसका मास है या क्या है? चार्ज ई किसको बोलते हैं? ई बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 माइनस 19 कूलम्स, राइट। इन टर्म्स ऑफ ई ये चार्जेस है, इन टर्म्स ऑफ ई। ई की जगह अगर कूलम्स में वैल्यू चाहिए तो 1.6 माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर कूलम्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अप कॉर्ड का चार्ज कितना होता है इन टर्म्स ऑफ कूलम्स? तो 2/3 ई प्लस 2/3 ऑफ दिस ई, ये होता है, सही। दिस इज ई इन टर्म्स ऑफ ई, लेकिन ज्यादातर हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ई की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में होती है 1.6 माइनस 19। क्लियर है? जी सर। ओके, जैसे हम प्रोटॉन का चार्ज बोलते हैं +1 ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलते हैं -1 ई, है ना, सिम। ओके, अब जल्दी से ये सुन लो ताकि मैं क्लास एंड करूं। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल कौन होता है? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होती हैं जो कि दूसरे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक बोलूं, अल्फा, अल्फा इज अ नॉन फंडामेंटल, क्योंकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके बना है। प्रोटॉन खुद एक नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि वो कॉर्क से मिलके बना है, लेकिन कॉर्क्स फंडामेंटल है, वो किसी और से मिलके नहीं बना, ठीक है। सो अच्छा, अब इनमें भी 2 कैटेगरीज हैं, बेरियॉन्स और मीजॉन्स। बेरियॉन वो होते हैं जो कि 3 कॉर्क से मिलके बनते हैं, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत रिपीटेड होता है, शो करो कि प्रोटॉन का चार्ज +1 ई है। तो आपको पहले तो रट्टा लगा होना चाहिए कि प्रोटॉन में 2 अप कॉर्क्स होते हैं और 1 डाउन कॉर्क होता है। तो ये तो आपको पहले रट्टा लगाना, मैंने बोला ये पूरा टेबल, ये पूरी जो मैंने बोर्ड की पिक्चर दी है, रट्टा लगा, ये अभी मैं शेयर कर दूंगा। तो देखो 2 अप कॉर्क्स, तो मतलब 2 पॉजिटिव 2/3 ई और 1 नेगेटिव 1/3। इन सबको ऐड करो, एलसीएम लो, तो आएगा 3/3 ई विच इज 1 ई। शो हो गया। इसी तरह मैं आपको बोलूंगा न्यूट्रॉन का शो करो कि वो न्यूट्रल होता है, तो उसका आपको रट्टा लगाना है कि न्यूट्रॉन में 1 अप कॉर्क होता है और 2 डाउन कॉर्क्स होते हैं, यानी कि -1/1 +2/3 ई और 2 -1/3। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 0/3 ई, यानी कि 0 चार्ज होते हैं न्यूट्रॉन का। सर, इसमें अगर हम अपना वो कॉन्सेप्ट लगाएं, प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, वो गलत होगा यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आप ये समझ। वो जो मैंने आपको बोला था ना, न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ होता है, वो कॉन्सेप्ट आप ये कॉर्क कॉम्पोजिशन में नहीं लगाए। वो बीटा नेगेटिव को और बीटा पॉजिटिव डिके को एक्सप्लेन करते वक्त हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। बीटा नेगेटिव डिके और बीटा पॉजिटिव डिके के कॉन्सेप्ट को यूज बताते वक्त हम यूज करते हैं कि न्यूट्रॉन is made up of a proton and electron and a proton is made up of a neutron. It has flaws. उस कॉन्सेप्ट has flaws, ठीक है। तो अब मैं आपको एक आधा क्वेश्चन अगर पूछ लूं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पूछा है, बताओ पहला क्वेश्चन, इसमें बताओ लेप्टॉन कौन है, अल्फा बीटा और गामा में लेप्टॉन कौन है? तो बीटा लेप्टॉन ने कहा है, ये देखो चार्ट मेमोराइज करना है, ये बीटा जो है ये लेप्टॉन, लेप्टॉन है बीटा। अगला क्वेश्चन, कॉर्क्स से मिलके कौन बना है? इन तीनों में अल्फा बना है, क्योंकि अल्फा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना है और प्रोटॉन कॉर्क से मिलके बने, तो इसका मतलब अल्फा भी कॉर्क से मिलके बना है। समझ आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड में इन तीनों में डिफ्लेक्ट कौन नहीं होता? गैमा नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस ये वाली बात मैं कल समझा दूंगा, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, अभी मुझे क्लास एंड करनी है। अच्छा आगे आ जाए, अल्फा स्कैटरिंग कह रहे, बताओ
90 डिग्री से ज्यादा जो अल्फा स्कैटर वो डिफ्लेक्ट है, तो उससे क्या बात समझ में आई? उससे बात समझ में आई कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और डेंस है। डेंस का मतलब बहुत मैसिव है, ज्यादा मास है कम जगह में, इसका मतलब डेंस है। ठीक है, चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस अब हम कल करेंगे डिस्कस, ठीक है? सो डू नॉट मिस टुमारोज क्लास, ऑलराइट? ठीक है, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे। सही है सर एक क्वेश्चन था सर। जी?